पार्ट वन में हमने देखा था एग्रीकल्चर इनकम रिलेटेड, खेती की आय किसे कहा जाता है, उस पर टैक्स लायबिलिटी कैसे लगती है, और कौन सी इनकम एग्रीकल्चर गिनी जाती है और कौन सी नहीं गिनी जाती है, उसके बारे में हमने पार्ट वन में देखा था। और उसी को कंटिन्यू करते हुए कुछ सवाल मेरे धर्मेश भाई गौरवाला जी से है। तो सर आप ये बताइए कि खेती की आय को आईटी रिटर्न में कैसे दिखाते हैं। ठीक है, मैं इससे पहले आपसे ये स्क्रीन शेयर करना चाहूंगा। आप देख सकते हैं ये स्क्रीन पे, इसमें खेती की आय को इनकम टैक्स रिटर्न में दिखाने के लिए बेसिक कुछ भी नहीं है। टोटल इनकम है, उसमें से टोटल एक्सपेंस लेस करके जो आय है वो दिखानी है, और कोई भी ज्यादा इसमें कैलकुलेशन वगैरह नहीं है। ठीक है, तो क्या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करना जरूरी है? नहीं, एग्रीकल्चरिस्ट के लिए बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी नहीं है। दरअसल बात यह है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटी बिजनेस इनकम नहीं है, इसलिए इसमें बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना नेसेसरी नहीं है। उसको बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ही नहीं है, अकाउंटिंग सिस्टम में जाना ही नहीं। सर अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना जरूरी नहीं है तो क्या मेंटेन करना चाहिए एग्रीकल्चर इनकम के लिए? हाँ, तो इसके लिए जरूरी ये है कि जो भी एग्रीकल्चरिस्ट है उसको अपने डॉक्यूमेंटेशन बहुत प्रॉपरली मेंटेन करने हैं। चाहे वो अकाउंटिंग ना करे, उसके लिए अकाउंटिंग जरूरी नहीं है, लेकिन वो उसकी 7-12 कॉपी जो है वो उसके नाम पे होनी चाहिए, या उसकी फैमिली मेंबर के और भी नाम अंदर हैं तो उसको उन लोगों के पास से परमिशन लेनी पड़ेगी कि जैसे फैमिली लैंड है, बहुत सारे फैमिली मेंबर्स के नेम है उसके अंदर, तो उसके पास उसको परमिशन लेनी पड़ेगी। दूसरा, वहां पर जो फॉर्म नंबर 7 है वो तो लैंड होल्डिंग डिटेल्स दिखाता है, लेकिन फॉर्म नंबर 12 है, वहां पर कौन से क्रॉप वहां पर वो लिए जाते हैं वो लिखा होता है। तो वो एक तो मेंशन करवाना रहेगा, क्योंकि अगर जो जमीन है वो एग्रीकल्चर लैंड है तो उसमें एग्रीकल्चर एक्टिविटी क्या हो रही है वो 7/12 में लिखी जाती है, तो वो उसको मेंटेन करना है। फिर जैसे जो लोकल अथॉरिटी है उसके पास से वाटर बिल्स आते हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी अगर यूज करता है तो उसके बिल्स, फिर अपने एग्रीकल्चर प्रोड्यूस जहां पर वो बेचता है तो उसके बिल्स, एपीएमसी मार्केट में अगर वो बिल अपना सप्लाई दे रहा है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का, तो वहां से एपीएमसी के से जो कंफर्मेशन मिलता है वो एपीएमसी से, अगर डायरेक्ट कंफर्मेशन नहीं मिलता है तो एपीएमसी में जो अपॉइंटेड मीडिएटर रहते हैं उनके पास से कंफर्मेशन, मार्केट यार्ड के बिल, फिर वो एक्सपेंस करता है जैसे कि फर्टिलाइजर के बिल, पेस्टिसाइड्स के बिल, अगर इसने किराए पे वो लैंड वगैरह क्या उसको बोलते हैं, जैसे थोड़ा उसको ठीक करने के लिए या ट्रैक्टर वगैरह लिया हो तो वो रेंट पे लिया हो उसके भी, मजदूर 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 के पास से वाउचर वगैरह उसको मेंटेन करना चाहिए। क्योंकि अगर वो अकाउंटिंग भी नहीं करता है और अगर वो अपनी इनकम एग्रीकल्चर इनकम दिखाता है तो वो प्रूव कैसे करेगा? उसको प्रूव तो करना पड़ेगा कि मैं एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा हूँ, मेरी ये इनकम है, वो मेरा ये एक्सपेंस है, इसलिए उसको इतना सब मेंटेन करना पड़ेगा। ओके, ठीक है, ये तो आपने अच्छी जानकारी दी जो लोग अब से मेंटेन करेंगे। पर मान लीजिए अगर पिछले सालों में किसी ने ये सब चीजें मेंटेन नहीं की हो तो असेसमेंट के वक्त क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं? अभी पिछले सालों से हम कुछ असेसमेंट्स देख रहे हैं जहां पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज, एग्रीकल्चर इनकम बहुत ज्यादा दिखाई हो या फिर एग्रीकल्चर लैंड सेल करी हो, वैसे बहुत सारे असेसमेंट आ रहे हैं। क्योंकि असेसमेंट अभी आ रहे हैं वो इश्यू बेस्ड आ रहे हैं, जैसे कि कैश डिपोजिशन है, ज्यादा बड़ी कहाँ पर इन्वेस्टमेंट कुछ बड़ा कर दिया है, या फिर कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो सब इन्वेस्टमेंट करता है आदमी तो वो सारी डिटेल्स एआईआर थ्रू डिपार्टमेंट में जाती है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उसी के हिसाब से स्क्रूटिनी के केसेस सिलेक्ट होते हैं कास में। तो
एग्रीकल्चरिस्ट को वहां पर क्या दिक्कत आ सकती है वो मैं बताऊं आपको कि कैश डिपोजिशन करता है। जैसे एग्रीकल्चरिस्ट है वो ज्यादातर कैश में अपना एपीएमसी में आएगा या कहीं भी मार्केट में जाएगा, कैश बेस वो अपना सेल कर देगा, वहां से वो अपना पैसा सेफ रखने के लिए बैंक में रख देगा। तो डिपोजिशन कैश होगी, वो चेक से पेमेंट लेता नहीं है कोई भी एग्रीकल्चरिस्ट। बहुत सारे एग्रीकल्चरिस्ट माने 99% हम देखेंगे तो वो कैश बेस अपना ट्रांजेक्शन करते हैं, तो उनके पास कैश आई। अब जहां पर उसको कैश पे करनी है एक्सपेंस वगैरह, तो वो करके जो उसका सरप्लस रहेगा वो डिपोजिशन जाएगा। इतना ही नहीं, अगर समझ लिए कि उसको कैश आ रही है किसी एक महीने में और 2 महीने के बाद उसको पेमेंट करनी है, तो भी वो सेफ्टी के लिए कैश डिपोजिशन कर देता 100% जितनी आई वो, तो वो कैश डिपोजिशन का मामला हो गया। उसके बाद उसने दूसरी दिक्कत यह है कि वेल्थ और कैपिटल, अगर उसकी वो 20 साल से 25 साल से ये एग्रीकल्चर एक्टिविटी कर रहा है, तो दिक्कत कहां पर आएगी कि उसकी वेल्थ कितनी है। अगर वो कहीं पर कोई प्रॉपर्टी परचेज करने जाएगा तो उसको उसके लिए वाइट जो अपना बोलते हैं कि पेमेंट चेक से करना है, तो उसकी कैपिटल कितनी है वही पता नहीं चलेगा। तो दिक्कत ये आ जाए कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, आप कुछ दिखाते नहीं, बुक्स ऑफ मेंटेन नहीं करते, तो आपकी इनकम कहाँ से आई, आपने प्रॉपर्टी कैसे ली, पूरा का पूरा 2 नंबर ट्रांजेक्शन माना जाएगा। उसके बाद अगर वो प्रॉपर्टी करता है, प्रॉपर्टी परचेस करता है या इन्वेस्टमेंट कहीं पर करता है, तो उसका भी तो सोर्स उसको प्रूव करना पड़ेगा ना, ये सोर्स है। सोर्स कैसे प्रूव करेगा? अगर वो कुछ मेंटेन ही नहीं करता है तो वो सोर्स भी प्रूव नहीं कर पाएगा। वैसे ही अब तो क्या है कि अभी तो जो कार परचेस करते हैं या फॉरेन ट्रैवल करते हैं या गोल्ड परचेस करते हैं, तो ज्वेलरी परचेस करते हैं, तो ये सारी एक्टिविटी पे टीसीएस आ गया। अब किसान है उसको तो पता नहीं है, वो 10 लाख से ऊपर कार परचेस कर लेगा या फिर फॉरेन ट्रैवल कर लेगा कहीं, या फिर क्या होता है कि ये जो किसान होते हैं उनके कुछ रिलेटिव्स फॉरेन भी रहते हैं, तो वो वहां पर फॉरेन ट्रैवल करेगा। अब वो कैश डिपॉजिट करेगा, वहां से एक्सपेंस करेगा और टीसीएस के माध्यम से डिपार्टमेंट में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि इसने ये एक्सपेंस किया है। तो वहां पर उसको ये दिक्कत आएगी, ये वो प्रूव नहीं कर पाएगा और पूरी की पूरी इनकम उसकी जोड़ दी जाएगी, जितना भी उसने एक्सपेंस किया, इन्वेस्टमेंट किया, वो सब उसकी जोड़ दी जाएगी और उसके ऊपर 60% के रेट से टैक्स लगेगा। क्योंकि ये जो अभी जो सेक्शन में 2 साल पहले जो सुधार आया है उस हिसाब से ये अनएक्सप्लेन मनी माना जाएगा और उसके ऊपर नॉर्मल रेट नहीं लगेगा, 60% के रेट से टैक्स लगेगा, इंटरेस्ट पेनल्टी सब अलग। ओके जी, बहुत बहुत धन्यवाद धर्मेश जी। थैंक यू। हमारे साथ जुड़े हैं मैनेजिंग डायरेक्टर कंसिलियम टैक्स मैनेजमेंट के विक्रांत भाई घायल, सीए विक्रांत भाई घायल। अभी मेरा सवाल विक्रांत जी से है। पहले तो वेलकम विक्रांत जी। थैंक यू। खेती की आय और उसके रिलेटेड जो एक्सपेंस होते हैं, तो खेती की आय कितनी दिखानी चाहिए? खेती की आय कितनी दिखानी चाहिए या कितने एक्सपेंस होते हैं उसके कुछ प्री डिटरमाइंड रूल्स नहीं है। कई बार पहले क्या होता था कि भाई बुक्स जैसे धर्मेश भाई ने बताया कि बुक्स मेंटेन करना कंपलसरी नहीं है, लेकिन जो उसके लिए जो तकलीफें आ रही है कि भाई 60% टैक्स डिमांड हो रहा है, तो उसमें आप कैसे बचोगे? तो उसके लिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट मेंटेन करने चाहिए और प्रॉपर एक्सपेंसेस दिखाने चाहिए। उसकी कोई फिक्स लिमिट नहीं है, जो है वो दिखाओ। सही बात। अब हम थोड़े सवाल जब हम खेती की जमीन बेचते हैं तब क्या होता है उस पे करेंगे। तो अगर हम खेती की जमीन बेचते हैं तो उस पे टैक्स लगेगा या नहीं लगेगा? हाँ जी, इससे पहले मैं आपको एक बात ये बताना चाहता हूँ। एक प्रीवियस स्लाइड अगर आप कंसीडर करोगे तो वहां पे 3 जजमेंट भी मैंने दिए हुए हैं, शायद वो बेस हम लोग एक ले सकते हैं। इसमें क्या हुआ था कि पहले हर कोई अपने मन मुताबिक इनकम दिखा रहा था, और जबकि खेती में रेट पर्पस से टैक्स लग रहा है, ज्यादा टैक्स नहीं लग रहा है, तो एट द मोस्ट मेरे हिसाब से 10% टैक्स का डिफरेंस आता है, क्योंकि बिकॉज ऑफ रेट सिस्टम 10 वाला 20 में चला जाता है, 20 वाला 30 में चला जाता है, 30 के ऊपर कोई है ही नहीं, तो ज्यादा से ज्यादा 10% में इनकम वाइट हो जाती है। तो लोगों ने बहुत सारी इनकम दिखाई, ऑलमोस्ट कई लोगों ने तो 100% इनकम ही दिखा दी, कोई खर्चा ही नहीं डाला। तो यहाँ पे मैंने 3 जजमेंट दिखाए हुए हैं
अहमदाबाद ट्रिब्यूनल के है एक और राजकोट ट्रिब्यूनल के 2 है। ओरिजिनली क्या हुआ था कि जो धीरू भाई नरोला का जो केस है उसमें उन्होंने कोई खर्चा ही नहीं डाला था। तो अहमदाबाद ट्रिब्यूनल ने एक डिसाइड किया कि आप कितना खर्चा कर सकते हो। तो जो खर्चे के अमाउंट में उन्होंने कहा कि 40% इज रीजनेबल एक्सपेंस। तो वही फॉलो हुआ फिर ये भानुबेन मालविया में। राजकोट बेंच ने कहा कि भाई अगर आपने कम खर्चा डाला हुआ है तो आप एक काम करिए, जो डिफरेंस है वो हम लोग अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर में, सपोज आपने 25% डाला हुआ है, डिपार्टमेंट का व्यू है कि 40% डाल सकते हैं, तो 15% का जो डिफरेंस है उसको उन्होंने अनएक्सप्लेन्ड एक्सपेंडिचर में जोड़ दिया। और जैसे धर्मेश भाई ने बताया कि अगर आप ऐसा एडिशन हो रहा है तो अब से उसके ऊपर 60% टैक्स लग रहा है। फिर ये एक रमेश भाई वेकरिया का केस था, उसमें ये हुआ कि उन्होंने 27% एक्सपेंस दिखाया था और 73% इनकम दिखाई थी। वही बेस हुआ कि भाई 40% तो होना ही चाहिए और 13% का एडिशन हुआ। द पार्टी वेंट टू ट्रिब्यूनल और ट्रिब्यूनल ने ये डिसीजन दिया कि ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि 40% खर्चा होना ही चाहिए। अगर आपकी नेचर ऑफ एक्टिविटी ऐसी है कि उससे कम है और आप प्रूव कर सकते हो तो उससे कम भी माना जाएगा। इन शॉर्ट ऐसा कोई बेस नहीं है। टू बी ऑन सेफर साइड हम लोग 40% खर्चा डालेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। उससे कम डाल रहे हैं तो वो प्रूव करना पड़ेगा। और वैसे भी ओवरऑल एग्रीकल्चरल इनकम और एग्रीकल्चरल एक्सपेंस तो हमें प्रूव करना ही है। अभी मैं नेक्स्ट टॉपिक पे आता हूँ जो आपने पूछा कि सेल पे कैसे टैक्स लगेगा। तो उसके लिए पहले 2 कंसेप्ट हमें समझने पड़ेंगे। एक है रूरल एग्रीकल्चरल लैंड और दूसरा है अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड। जो फर्स्ट जो हमारा वीडियो है उसमें धर्मेश भाई ने जैसे बताया कि एग्रीकल्चरल इनकम क्या है, तो वो एज पर सेक्शन 1 क्लोज 2 ए सेक्शन 2 क्लोज 1 ए के हिसाब से है। वहां पे फिर जो सेल आता है तो सेल की डेफिनेशन सेक्शन 2 क्लोज 14 में दी हुई है। उसमें ये कहा गया है कि जो भी रूरल एग्रीकल्चरल लैंड है वो कैपिटल एसेट नहीं मानी जाएगी और उसके ऊपर कोई भी कैपिटल गेन नहीं लगेगा। अभी ये है कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड किसे कहा जाए, तो उसके लिए डेफिनेशन में कुछ चेंज हुए हैं। और जो अभी लेटेस्ट है उस हिसाब से अगर हम लोग गिने तो लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से वो 2 किलोमीटर से कम के एरिया में आती है और पॉपुलेशन 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में है तो वो अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा। लोकल कॉरपोरेशन से 6 किलोमीटर के अंदर है और उस जगह की पॉपुलेशन 1 लाख से ज्यादा है लेकिन 10 लाख से कम है तो उसको भी एग्रीकल्चरल अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा। और लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से 8 किलोमीटर के अंदर है और वहां की जो वहां 10 लाख से कम लोग रह रहे हैं तो उसको भी 10 लाख से ज्यादा लोग रह रहे हैं तो उसको भी अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा। मतलब कि जो जमीन लोकल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंदर है वो तो अर्बन लैंड है ही, चाहे उस पर आप खेती करते हो फिर भी वो अर्बन लैंड है। पर कॉरपोरेशन से 8 किलोमीटर तक के रेडियस में जो जमीन आ रही है उसको भी अगर ये क्राइटेरिया में वो फॉल हो रही है तो उसको अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड माना जाएगा और उसके ऊपर आपको कैपिटल गेन लगेगा। मतलब कि इसके अलावा जो भी है, मतलब कि 8 किलोमीटर दूर आप गिन लो तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। ये जो डिस्टेंस के बारे में आप बताया, वो डिस्टेंस कैसे गिना जाएगा? ओरिजिनली क्या होता था कि शॉर्टेस्ट रोड गिना जाता था, लेकिन असेसमेंट ईयर 14-15 से ये चेंज हुआ और उसके बाद उन्होंने कहा कि एरियल डिस्टेंस माना जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर हम लोग डिस्टेंस गिनने जाओगे तो वो घुमा फिरा के जाना पड़ता था तो कई बार किलोमीटर ज्यादा हो जाते थे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, अभी रोड मत मत गिनो, एरियल गिनो। और उसके लिए गूगल मैप वगैरह भी उन्होंने अप्रूव किया हुआ है कि भाई एरियल डिस्टेंस अगर 8 किलोमीटर से कम है तो वो अर्बन में आएगा, 8 किलोमीटर से
ज्यादा है तो वो रूरल में आएगा। जी सर, ये तो आपने बहुत बढ़िया बताया। ये तो हुई बात कैपिटल गेन की। अभी हम ये जानना चाहते हैं कि अगर ये जो खेती की जमीन बेचने से जो कैपिटल गेन हुआ है उसको कैसे बचाया जा सकता है? ओके, इसके लिए एक बहुत स्पेसिफिक सेक्शन दिया गया है इनकम टैक्स में, सेक्शन 54B। जी। यहाँ पे टैक्स पेयर का स्टेटस देखना है। अगर वो इंडिविजुअल या एचयूएफ है तो उसको ये बेनिफिट मिलेगा, लेकिन अगर वो पार्टनरशिप फर्म है या कंपनी है तो उसको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। दूसरा है टाइप ऑफ एसेट। हमें जैसे मैंने बताया कि अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड पे ही कैपिटल गेन लगता है, रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट गिनी ही नहीं जाती है, तो वहां पे टैक्स नहीं लग रहा है। और दोनों तरफ के शॉर्ट टर्म भी हो सकता है और लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो वो दोनों टाइप की एसेट्स में अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड है तो आप इस स्कीम में जा सकते हो। कंडीशन ये है कि अ, वो जो आपने लैंड बेची है उसके ऊपर जिस साल में बेची है उससे पहले के 2 साल खेती होनी चाहिए। तो वो एग्रीकल्चरल पर्पस के लिए यूज होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल पर्पस का मीनिंग ये नहीं है कि इनकम ही होनी चाहिए। अगर लॉस भी हो रही है तो भी चलेगा, लेकिन आपको ये प्रूव करना है कि जिस साल में बेची उसके 2 साल पहले या उससे भी ज्यादा हम लोग इसका यूज खेती के लिए कर रहे थे, तभी आप इसमें क्वालिफाई होगे। अगर आपने लैंड ले रखी है लेकिन उसका यूज आप एग्रीकल्चरल एक्टिविटी के लिए नहीं कर रहे हो तो ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा और आपको स्ट्रेट वे कैपिटल गेन टैक्स भरना पड़ेगा। दूसरी बात जो गौर करने की है वो ये है कि पहले जमीन बेचनी पड़ेगी और फिर आपको नई जमीन लेनी पड़ेगी। अगर आप पहले जमीन ले लेते हो और फिर बेचते हो तो ये आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जमीन बेचने के बाद जिस डेट को बेची है उस डेट से 2 साल के अंदर आपको नई एग्रीकल्चरल लैंड लेनी है। वो लैंड रूरल भी हो सकती है और अर्बन भी हो सकती है। मतलब कि ये पहले जमीन बेचो और उसके अवज में नई जमीन लो। हाँ, ओके। तो सर उसके लिए कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा? हाँ, अभी इसमें ये है कि आपको जो गेन हो रहा है तो गेन के इक्विवेलेंट इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो जी। इसके लिए सबसे पहले आपको अपनी जो जो जमीन बेच रहे हो उसकी कॉस्टिंग निकालनी पड़ेगी। अभी बहुत पुरानी लैंड होगी तो उसके लिए वैल्यूएशन रिपोर्ट भी करवाना पड़ेगा और 1/4/2001 से आपको वो इंडेक्सेशन मिलेगा, उसके रेट दिए हुए हैं। तो आप उस हिसाब से अपना गेन निकाल सकते हो। गेन के ऊपर 20% टैक्स लग रहा है और अगर आप वो गेन बचाना चाहते हो तो जो गेन है कैपिटल गेन, तो उतनी अमाउंट आपको नई जमीन में इन्वेस्ट करनी पड़ेगी। ओके, तो ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के लिए जो वैल्यू डिटरमिन हो रही है उसका इफेक्ट कैपिटल गेन पे कैसे गिना जाएगा? अभी ये एक नया इश्यू हम लोग प्रैक्टिस में फेस कर रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है कि पहले ये चलता था कि भाई कोई भी अमाउंट से हम लोगों ने जमीन सेल कर दी, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी जब भरने जाएंगे, उसकी जब रजिस्ट्री करवाने जाएंगे तो वहां पे वो जंतरी रेट या सर्कल रेट दिए हुए है। तो जो रजिस्ट्रार है वो सर्कल रेट या जंतरी रेट के हिसाब से हमें स्टैम्प यूज करने के लिए बोलेगा। अगर वो हम लोग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो वो जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है वो डीम्ड सेल प्राइस मानी जाएगी। मतलब कि ये एक्चुअल सेल प्राइस है ऐसा मान लिया जाएगा। सपोज आपने जमीन 5 लाख रुपए में बेची है जबकि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन के हिसाब से 50 लाख हो रहा है, तो 50 लाख रुपए आपकी डीम्ड सेल प्राइस मानी जाएगी और उसके ऊपर कैपिटल गेन लगेगा। तो ये हर एक को ख्याल रखना है कि जब भी आप कोई भी प्रॉपर्टी बेचते हो, नॉट ओनली अगर रूरल एग्रीकल्चरल लैंड बेची तो वो उसमें नहीं आएगा, लेकिन अर्बन लैंड बेची है तो इसमें ये कवर हो जाएगा। और इस वक्त आपको ये ध्यान रखना है कि जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यूएशन है तो उतने का दस्तावेज आप पक्के का कम से कम करो, तभी ये प्रोविजन से आप बच सकते हो। ओके,
तो ये कैपिटल गेन पे टैक्स बचाने के लिए जो जमीन ले रहे हैं, अगर उसको ही वापस बेच देंगे तो वापस कैपिटल गेन लगेगा? अभी इसमें दो चीजें हैं। जैसे पहले से मैं बताता आ रहा हूँ कि रूरल एग्रीकल्चरल लैंड कैपिटल एसेट नहीं मानी जाती है और अर्बन मानी जाती है। इसमें क्या होता है कि आपने जो नई लैंड ली वो आप दोनों लैंड ले सकते हो, रूरल लैंड भी ले सकते हो और अर्बन लैंड भी ले सकते हो। आपने डिडक्शन ले लिया, फिर अगर आपने रूरल लैंड बेची है, ओरिजिनली आपने कोई भी लैंड बेची, उसके बदले में आपने रूरल लैंड ली। रूरल लैंड अगर आप 3 साल के भीतर बेच रहे हो या कभी भी बेच रहे हो, तो उसके ऊपर कभी भी टैक्स नहीं लगता है, तो आप स्ट्रेट वे बाहर निकल जाओगे। लेकिन आपने ओरिजिनली अर्बन लैंड बेची है, उसकी एवज में नई अर्बन लैंड ही ली हुई है, तो आपको वो लैंड कम से कम 3 साल तक होल्ड करनी है। अगर आप 3 साल तक होल्ड नहीं कर रहे हो, तो फिर आपको जिस साल में बेचोगे, उस साल में आपको टैक्स लगेगा। मतलब कि 2020 में मैंने बेची है और मैंने टैक्स बचा लिया और मैं 2022 में बेच रहा हूँ, तो 2022 में मुझे ओरिजिनल अगर लॉन्ग टर्म है तो वो भी काउंट किया जाएगा, और 2 साल के भीतर बेच रहा हूँ तो वो जो 2 साल का शॉर्ट टर्म है वो भी काउंट किया जाएगा। मतलब कि दोनों है। अभी इसके अगर आप एनालिसिस करो तो एक टैक्स प्लानिंग का एस्पेक्ट ये भी आता है कि अगर आप अर्बन एग्रीकल्चरल लैंड बेच रहे हो और उसके एवज में रूरल एग्रीकल्चरल लैंड ले रहे हो और अपने कैपिटल गेन जितना उसमें इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, और फिर अगर वो जमीन आपने 1 साल 2 साल में भी बेच दी, तभी भी आप अपना पूरा कैपिटल गेन टैक्स बचा सकते हो। तो ये टैक्स प्लानिंग भी है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि आपकी कितने रुपए में जमीन बिकी है, कितना गेन आता है और कितना इन्वेस्ट करना पड़ता है। ओके। जी बहुत बहुत धन्यवाद विक्रांत जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कैपिटल गेन के रिलेटेड। तो मित्रों, आज हमें इस विषय पर एग्रीकल्चर इनकम के लिए में धर्मेश भाई गौरवरा जी ने और कैपिटल गेन के रिलेटेड VCA विक्रांत भाई घायल जी ने बहुत अच्छे से जानकारी दी। तो दोनों हमारी ओर से आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मित्रों, अगर आपको ऐसी ही जानकारी और पानी हो तो कृपया हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक यू।